आज हम एक ऐसे सवाल की बात करेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। इज यूरोप फॉलिंग? यूरोप जिसे हम सब हमेशा एक डेवलप्ड और मॉडर्न जगह समझते हैं, क्या वो सच में गिर रहा है? पर इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें यूरोप के पास्ट में जाना होगा, जब ये कॉन्टिनेंट लिटरली फ्रीजिंग होता था। सोचो दोस्तों, ये बात है 1634 की। लंदन की थेम्स रिवर पूरी तरह से जम गई थी, बर्फ से ढक गई थी। ये कोई रेगुलर इंसिडेंट नहीं था। तो उस वक्त किंग चार्ल्स फर्स्ट ने सोचा, चलो इस पर एक मेला लगा लेते हैं। हाँ, एक मेला बर्फ पे। फिर 1709 यानी 1709 में फ्रांस में इतनी ठंड पड़ गई कि लगभग 6 लाख लोग मर गए। अब समझ लो, यूरोप में जीना किस बदनसीबी से कम नहीं था। हर जगह वार्स चल रहे थे और बर्फ की वजह से सब कुछ खत्म हो गया था। और ये जो एक्सट्रीम ठंड थी, ये सिर्फ इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी इकोलॉजी के लिए भी खतरनाक थी। सोचो, यूरोप के लोग क्या कर रहे थे? घर में ठंडी से बचने के लिए उन्हें चाहिए थी हीट, और हीट के लिए उन्हें चाहिए थी लकड़ी। लेकिन लकड़ी कहां से मिलेगी? 1600 तक इंग्लैंड में सिर्फ 7% और आयरलैंड में सिर्फ 2% फॉरेस्ट बचा था। यूरोप के लोग अपने ही जंगल काट रहे थे, अपने ही प्लेनेट को मार रहे थे। अगर आज हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज पर, तो ये सब यूरोप की पुरानी गलतियों का नतीजा था। अब जब स्टीम इंजन थी, तो यूरोप ने अपने आयरन और कोयला का यूज शुरू कर दिया, और उससे दुनिया का एक पावरफुल वेपन बन गया इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। ज्यादा कोयला, ज्यादा हीट, और ज्यादा हीट का मतलब बेटर आयरन। अब आयरन को रिफाइन करना इतना आसान हो गया था कि यूरोप ने अपने वेपनरी और मशीनरी को काफी एडवांस बना लिया। जब आपके पास मशीन गन हो और सामने वाले के पास सिर्फ तलवार, तो कौन जीतेगा भाई? यूरोप ने इस टेक्नोलॉजिकल एज को फायदा उठाया और दुनिया के 80% हिस्से को अपनी कॉलोनीज में बदल दिया। इंडिया से कॉटन, अफ्रीका से रबड़, और यूरोप की फैक्ट्रीज में ये सब चीजें आती थी, जिससे उनकी इकोनॉमीज बूम कर गई। मगर ये सिर्फ पैसा कमाने का गेम नहीं था। यूरोप का मकसद ये था कि वो दुनिया में अपना डोमिनेंस एस्टेब्लिश करे। फिर क्या होता है? लकड़ी खत्म हो गई। अब अगला स्टेप क्या? कोयला। जी बिल्कुल, उन्होंने सोचा जमीन के नीचे का कोयला यूज करते हैं। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम था, पानी। जैसे ही थोड़ा डीप खोदो, पानी निकल आता और माइंस में बाढ़ आ जाती थी, जिससे काफी लोग मरते थे। लेकिन जैसे हमने कहा, जरूरत है तो इन्वेंशन होता ही है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एक जीनियस ने, थॉमस न्यूकोमेन। उसने एक स्टीम इंजन बनाई जो माइंस से पानी निकाल सकती थी। यह मशीन वेस्टफुल थी, लेकिन ये एक शुरुआत भी थी। फिर आए जेम्स वाट, जिन्होंने न्यूकोमेन की मशीन को रिफाइन किया, और इससे दुनिया का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन चालू हो गया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये था वो मोमेंट जब यूरोप ने अपनी पुरानी नफरत भरी हिस्ट्री को छोड़ा और नए तरीकों से दुनिया पर अपना राज करने की सोची। लेकिन जैसे हम जानते हैं, जब इंसान इतना पावरफुल हो जाता है तो वो अपने ही आंखों में गिरने लगता है। 2 वर्ल्ड वॉर्स ने यूरोप को तबाह कर दिया। दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी एक दूसरे की इंडस्ट्रीज को खत्म कर रहे थे। वार के बाद यूरोप बिल्कुल रुक गया। ब्रिटेन के ऊपर $31 बिलियन का कर्ज था यूएसए का। और फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद यूएसए और यूएसएसआर ने ग्लोबल सुपर पावर का टाइटल जीता, और यूरोप को फिर से अपनी इकोनॉमी रिवाइव करनी थी। लेकिन कैसे? वर्कर्स तो थे ही नहीं, क्योंकि वार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। तब यूएसए ने मार्शल प्लान के तहत पैसा दिया, लेकिन उसके साथ कुछ कंडीशन भी थी। यूरोप को अपनी पुरानी कॉलोनीज से वर्कर्स बुलाने का सोचना पड़ा। पाकिस्तान, इंडिया, नॉर्थ अफ्रीका, तुर्की से वर्कर्स आए, और उन्होंने ये वर्कर्स यूरोप को फिर से खड़ा करने में मददगार साबित हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 1973 में ऑयल क्राइसिस ने यूरोप की इकोनॉमी को हिला दिया। पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए और यूरोप के बिजनेस ने बंद होना शुरू कर दिया। फिर गवर्नमेंट्स ने माइग्रेशन बंद कर दी, पर यह डिसीजन बैकफायर कर गया। जो वर्कर्स पहले आए थे, उन्होंने अपने फैमिलीज को बुला लिया, और यूरोप में पॉपुलेशन का प्रेशर बढ़ गया। फिर स्टार्ट होता है रेफ्यूजीज क्राइसिस का चैप्टर। जब भी मिडल ईस्ट या अफ्रीका में कोई कॉन्फ्लिक्ट
कॉन्फ्लिक्ट होता है लोग यूरोप की तरफ भागते हैं। यूरोप जो खुद को अभी भी यूएसए की फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा हुआ समझता था, उनको ये रेफ्यूजीज रखने पड़ते थे। और अब यूरोप की सिचुएशन कुछ अलग ही है। जिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से उन्होंने अपनी इकोनॉमी को बढ़ा दिया था, वो इंडस्ट्रीज अब चाइना और इंडिया जैसे कंट्रीज में शिफ्ट हो गई हैं। जहां का लेबर सस्ता है, अब यूरोप में जो वर्कर्स और रेफ्यूजीज थे वो उनकी इकोनॉमी पर बर्डन बन चुके हैं। तो ये थी यूरोप की कहानी, एक जगह जो राइज हुई थी लेकिन अब वो स्लोली एंड स्टेडी फॉल की तरफ जा रही है। इसका फ्यूचर क्या होगा हम सबको देखना होगा।